मतलब ज़मीनी स्तर पे ऐसा नहीं लगता कि 400 पार हो सकता है। सरकार के सख्त खिलाफ हूँ। मोदी सरकार के दो मुद्दों को देखकर वोटिंग की है राष्ट्र हित में और देश के लिए। आज भी हमको अगर प्रधानमंत्री आवास योजना लेना है, उसका सुविधा हमको अगर चाहिए तो उसके लिए कई जगह हमको घूस खिलाना पड़ता है, जो कि एक सिस्टम का हिस्सा बन के रह गई है। जय हिंद। आम चुनाव का समय चल रहा है और ऐसे में 6 चरणों का मतदान कंप्लीट हो चुका है। बड़े बड़े जो चुनाव के एनालिसिस्ट हैं उन्होंने अपना रिजल्ट बताना, अपना प्रेडिक्शन बताना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ऐसे में जो जनता है जिसने वोट किया है उनका प्रेडिक्शन क्या है, उनके अनुसार इस चुनाव में क्या रिजल्ट होने वाले हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने जो मत दिया है उसके अकॉर्डिंगली उनका क्या विचार है और किस प्रकार से जो सरकार है उसका निर्धारण हो सकता है आने वाले समय में। आइए जानते हैं, बात करते हैं कुछ लोगों से। जय हिंद भैया। जय हिंद भाई। आपने वोट किया? हाँ, हमने तो वोट किया है। किन मुद्दों को देखकर वोट किया आपने इस बार? इस बार वही है, हमारा देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसको और गति देने के लिए हमने प्रयास अपना भी दिया है। जिस हिसाब से देश आगे बढ़ रहा है, आपके हिसाब से देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? देश सभी मुद्दों पे, चाहे गरीबी हो, चाहे देश का विकास हो, चाहे मतलब टेक्नोलॉजी की बात हो, सभी स्तर पे हमारा देश आगे बढ़ने को प्रयासरत है और आगे बढ़ेगा मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा विश्वास है हमें भी। मतलब आप मोदी जी के नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो आप इस बात से भी सहमत होंगे कि मोदी जी 400 सीटों का दावा कर रहे हैं इस बार, वो क्या भाजपा इस बार तय कर पाएगी? देखिए, ऐसा है कि हर चुनाव में एक नारा जरूरी होता है, तो मुझे यही लगता है कि 400 पार, अब की बार 400 पार है जैसा उन्होंने कहा है, वो एक नारा है और आंकड़ा पार होता है तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मतलब ज़मीनी स्तर पे ऐसा नहीं लगता कि 400 पार हो सकता है, लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके बड़े नेता मोदी जी और उनके साथ में जो उनके साथी नेता हैं वो बड़े विश्वास के साथ ये दावा कर रहे हैं कि 400 पार करेंगे ही, तो क्या आपको उतना विश्वास नहीं है अपने बड़े नेता की बातों पर? अब ऐसा है कि ज़मीनी स्तर 400 आंकड़ा जो है वो बहुत हो जाता है, तो मतलब हो जाए तो जैसे मैंने कहा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसा नहीं लगता कि हाँ 400 के करीब आसपास थोड़ा प्लस माइनस रहेगा, ये है। ऐसे एक और भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे उनका विचार जानते हैं। जय हिंद भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इट्स समर टाइम, आपकी टी शर्ट पर जैसा लिखा हुआ है, समर टाइम में आप जल्दी उठ करके यहाँ मॉर्निंग वॉक करने आए हैं जी। वोट भी आपने बिल्कुल किया ही होगा जिम्मेदार नागरिक की तरह। तो आपने किन मुद्दों को देख करके इस बार वोट किया है और आने वाली सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? मैंने बिल्कुल ही बेसिक नीड्स जो एक मिडिल क्लास फैमिली की होती है उन मुद्दों को नज़र रखते हुए मैंने अपना चुनाव दिया है। और आने वाली सरकार से मेरा 3 ही जो बेसिक किसी भी मिडिल क्लास फैमिली का नीड होता है, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी और रेसिडेंस, इन तीनों का अच्छे से अच्छा व्यवस्था हमारी सरकार मुहैया कराए, इन्हीं नज़रिए से मैंने अपना चुनाव मत दिया हुआ है। आपने बात की रेसिडेंस की, आपने बात की एजुकेशन की और आपने बात की हॉस्पिटैलिटी की। एजुकेशन की यदि बात करें तो आप जैसे कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं हम सभी, तो यहाँ पे आत्मानंद नाम का एक स्कूल चल रहा है जो कि पुरानी सरकार ने स्टार्ट किया था, उसके बाद सरकार बदल गई। और रेसिडेंसी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री योजना की वजह से बहुत सारे जो गरीब लोग थे उनको आवास मुहैया कराया गया। तो क्या आप उनके दावे से सहमत करते हैं और क्या आपने इन मुद्दों को देख करके वोट किया है या फिर इसको बदलने के लिए वोट किया है? नहीं, उनके दावे से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन एक जो बेसिक इंडिया का ड्रॉबैक है वो करप्शन है। आज भी हमको अगर प्रधानमंत्री आवास योजना लेना है, उसका सुविधा हमको अगर चाहिए तो उसके लिए कई जगह हमको घूस खिलाना पड़ता है, जो कि एक सिस्टम का हिस्सा बन के रह गई है। तो मैं चाहूँगा ये जो है मोदी जी इस पे थोड़ा सा ध्यान दें और इस जो तकलीफ़ हो रही है आम जनता को, मिडिल क्लास फैमिली को, जो बिलो पावर्टी लेवल फैमिली है, इनको जो तकलीफ़ें हो रही है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आगे ऐसी स्थितियाँ ना पैदा हों। आप ये कहना चाहते हैं कि करप्शन जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से जनता को समस्याएं हो रही हैं। जी, और आपने पूछा कि आत्मानंद जो प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में आया है, मैंने मेरे पर्सनल मत से इस प्रोजेक्ट का कोई वो ही नहीं है, क्योंकि जब आप देखोगे तो हमारा हिंदी मीडियम का जो सेक्टर है गवर्नमेंट स्कूल का, उसमें ही इतनी ज़्यादा व्यवस्था का अभाव है। तो आप पहले अपना जो प्रोजेक्ट पहले से चालू है,
आप उस पर वर्क ऑन करेंगे कि नया प्रोजेक्ट लाएंगे। तो पहले मैं चाहूँगा सरकार से, यही मेरी विनती है कि पहले जो अपना हिंदी मीडियम जो पुराने गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, जो गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में है, हायर सेकेंडरी, वहाँ सुविधा मुहैया कराए, उसके बाद अगले प्रोजेक्ट पर काम करें। तो कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलें हैं वहाँ पर अभी भी वो उस प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं, तो क्या ये आत्मानंद जो है वो शहरी एरिया में बस इतना ज़्यादा एक्टिव है या फिर ग्रामीण में नहीं पहुँच पाया अभी तक? ग्रामीण में पहुंच पाया है, लेकिन उस लेवल का जैसा शहर में हो रहा है। आप देखिए मुंगेली का जो आत्मानंद स्कूल है, वहाँ से आप सुहेला के आत्मानंद स्कूल का कंपैरिजन कर लीजिए, आपको फ़र्क साफ दिख जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं क्यों नहीं पहुंची है और शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं क्यों पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से हवा बनाने के लिए, अभी जैसे कि आप बता रहे हैं उसके हिसाब से समझ आ रहा है कि हवा जो आत्मानंद स्कूल है उसका एक हवा बना हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है स्कूल और काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं वहाँ पर दी जा रही हैं। इस प्रकार का धरातल पर कोई है नहीं अभी भी आप देखेंगे कई जगह, जैसे हथबन का छोटी जगह का एक आत्मानंद स्कूल ले लेते हैं, वहाँ पे अभी तक के टीचर्स की पोस्टिंग नहीं हुई है, बराबर शिक्षण स्टाफ मौजूद नहीं है। तो ये तो सबसे बेसिक जो है सुविधा है स्कूल का। बाकी आप बिल्डिंग पे, इस पे, उस पे, ग्राउंड पे सब चीज़ को वर्क ऑन छोड़ दीजिए। पहले स्टाफ ही नहीं है पूरे, तो बच्चे का भविष्य कहाँ से मजबूत होगा। भैया कि शिक्षा के बारे में काफ़ी जोर दे रहे हैं, इससे मुझे प्रतीत होता है कि आप भी कहीं ना कहीं शिक्षण क्षेत्र से कनेक्टेड हैं। जी बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में भैया ने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया और इस पर बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा जो है हमारे देश के भविष्य को सुधारने का प्रयास करती है और भविष्य निर्माण का काम करती है। इसलिए शिक्षा और अस्पताल ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक सुविधाएं हैं। इसी को देख करके जनता वोट कर रही है, जैसा कि हमने अभी पिछले व्यक्ति से जाना। और कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनके क्या विचार हैं, आने वाली सरकार के बारे में वो क्या सोचते हैं और वर्तमान समय में जिस प्रकार की परिस्थितियां देश में निर्मित हो रही हैं उसके बारे में उनका क्या मत है। जय हिंद सर। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? सावन अडवाणी। सावन अडवाणी जी, आपने वोट किया इस बार? बिल्कुल। आपका पहला वोट था या फिर पहले भी कर चुके हैं? दूसरा वोट था। तो आपने जिस हिसाब से वोटिंग की है, देश में किन मुद्दों को देखकर वोटिंग की है? राष्ट्र हित में और देश के लिए। तो आपके मोदी जी दावा कर रहे हैं लगातार कि हम इस बार 400 सीट लाएंगे, 400 सीट पार करेंगे, तो क्या लगता है आपको? अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बड़ी बहुमत से वैसे हासिल होगी उनको बहुमत। पर आपके बड़े नेता है मोदी जी, वो इतने विश्वास के साथ बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? उनको विश्वास है, अब जनता के ऊपर है जो लाना। तो आपको विश्वास है मोदी जी के ऊपर? हाँ है। 400 पार आएगी? आ सकती है। पक्का? बिल्कुल पक्का? बिल्कुल। चलिए ठीक है, 4 जून को आपसे मिलेंगे बिल्कुल और बधाई देंगे आपको अगर 400 पार आई तो। और लोगों से बात करते हैं। जय हिंद। हम ऐसे ही एक और शख्सियत जो कि सिमगा नगर में पूर्व पार्षद रह चुके हैं, ऐसे व्यक्ति श्री राहुल शर्मा जी के पास आ चुके हैं। उन्होंने भी इस चुनाव में अपना मत दिया है। उन्होंने किन विचारों को, किन मुद्दों को देख करके अपना मतदान किया है और आने वाली सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, आइए जानते हैं। जय हिंद भैया। जय हिंद, नमस्कार। आपने वोट तो ज़रूर दिया होगा अपना जी इस चुनाव में? बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने किन मुद्दों को अपने ध्यान में रख करके वोट किया है और सरकार से क्या अपेक्षाएं रहेंगी आपकी? देखिए, मैं सरकार के सख्त खिलाफ हूँ। मोदी सरकार के 2-4 ऐसे योजनाओं और उनके काम करने का जो तरीका है उनसे बिल्कुल नाराज़गी है। और पिछले 10 सालों में जो मैंने देखा है, लोगों को वो परिवर्तन नज़र नहीं आता जो पहले मनमोहन जी के सरकार में थी, वो आज नहीं है। आज जो महंगाई है, आज जो समस्या है, बेरोजगारी का समस्या है, महंगाई है, उसके बारे में लोग नहीं देखते, ना सोचते, ना बोलते। आज महंगाई के बारे में कोई बोलना नहीं चाह रहा है। सब पागल है, मोदी 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 मोदी। महंगाई के बारे में कोई बोलना नहीं चाह रहा है। तो मैं जो वोट किया हूँ, कांग्रेस को समर्थन करता हूँ। मैं कांग्रेस, राहुल गांधी के विचारों को समर्थन करता हूँ और मैं कांग्रेस के साथ अपना महत्वपूर्ण वोट कांग्रेस को दिया। आप कांग्रेस को समर्थन करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार सरकार बनाती हुई नजर आएगी देश में? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बनाएगी सर। लेकिन जो बड़े नेता हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो भाषण आते हैं, उसमें उस प्रकार का आत्मविश्वास दिखाई नहीं देता। भाषण से थोड़ी सरकार बनता है भैया, भाषण से सरकार नहीं बनती। लेकिन यदि आप अगर बड़े नेता हैं और आप खुद ही विश्वास नहीं रखेंगे अपनी पार्टी के ऊपर, उतना उस प्रकार से दावेदारी कोई कर नहीं रहा है। पूरा विश्वास है। इस बार आप देखना, एनडीए इन लोग 400 पार बोल रहे हैं ना,
आज का आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, आप देख लेना, बड़ा मुश्किल से इन लोग सरकार में आ पाएंगे। 250 मुश्किल है। जनता जाग चुकी है भैया। जनता कब तक बेवकूफ़ बनाओगे आप? 5 साल, 10 साल, 15 साल, कब तक बेवकूफ़ बनाओगे आप? अगर सिर्फ आए हैं कि भाषणबाजी से यहाँ से पाकिस्तान, हिंदुत्व, ये सब मुद्दा नहीं है। एक टाइम तक देंगे आपको वोट, उसके बाद लोगों को जो मूल जो समस्या है आपका काम का, पैसे का, ये जरूरी है ना लोगों को। आप तो चलो ठीक है, आप 1000 रुपये महतारी वंदन दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले वसूल कितना रहे हैं? ज़बरदस्ती का टैक्स लगा रहे हैं कितना? पहले मोदी जी से पहले हम लोग जब मकान टैक्स पटाते थे, कितना % बढ़ोतरी किए हो आप मकान टैक्स में? पूरे सामानों में GST के रूप में आप कितना टैक्स वसूल रहे हो? महंगाई तो बढ़ा दी है ना आप। 1000 आप दे रहे हैं दिखावे के लिए, 1000 दे रहे हैं, वसूल रहे हैं घर से 2000 रुपये। महिलाओं को ये चीज़ समझ नहीं आता। आप जैसा कि बोल रहे हैं 1000 रुपये महतारी वंदन के दिया जा रहा है, इस पर बात करूंगा कि कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपए देश की महिलाओं को दिया जाएगा, हर महीने का 8500 रुपये। तो ये जो पैसा कांग्रेस देने का वादा कर रही है, खटाखट जैसा कि आपके नेता राहुल गांधी जी कहते हैं, हाँ जी। तो ये पैसा कहाँ से आएगा और ये फिर सरकार कहाँ से इसका वहन करेगी? ये जो बोझ है देश के ऊपर आएगा, ये कहाँ से सरकार इसको वहन करेगी? देखिए, आप जो अडानी, अंबानी, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनका कर्ज माफ़ कर रहे हैं। हम वो कर्ज माफ़ नहीं करेंगे, उस पैसे से मैनेजमेंट करेंगे। आप जो अपने मित्रों को, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, इतना हजारों करोड़ों रुपए का जो कर्ज ले रहे हैं, ये कर्जों को आप छूट दे रहे हैं उनको। कोई दिवालिया घोषित हो रहा है, कोई देश छोड़ के जा रहा है, ये सब नहीं होंगे कांग्रेस की सरकारों में। ये सब पैसा जो है वो गरीबों को बटेगा। अच्छा, और आपने कहा कि 2-4 मुद्दे हैं मोदी सरकार के जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, उन मुद्दों को मैं जान सकता हूँ? देखिए, सबसे पहले बात, देश को लड़ाना बंद करिए। आप कभी हिंदू, कभी मुसलमान, ये क्या तरीका है? देश पहले भी चला है, 47 से पहले भी देश चलते आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब से आए हैं तब से। हिंदुत्व है, अच्छी बात है, हमें गर्व है, हम हिंदू हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है चुनाव जीतने का कि आप मुसलमानों को टारगेट करें या क्रिश्चियनों को टारगेट करें या किसी एक धर्म को टारगेट करके आप चुनाव लड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान एक्शन क्यों नहीं लेते? पाकिस्तान माने आपको पाकिस्तान के नाम से आप वोट लेना चाह रहे हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि भाजपा जो है हिंदू मुसलमान करा करके वोट एकत्रित करना चाहती है? बिल्कुल, हर बार वही एक ही मुद्दा है उनके पास, हिंदू मुसलमान करके आप। भाजपा भी लगातार यही कहती आ रही है कि आपने भी मुसलमानों का तुष्टिकरण करके उनका वोट लेने का भरकस प्रयास किया है आज़ादी के बाद से अब तक। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, हम सबको लेके चलेंगे। ऐसा किसी को एक ना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमारे लिए पार्टी में सभी एक बराबर है। किसी एक विशेष वर्ग किसी को नहीं लेते। तो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसमें आपका ये मानना है कि उसमें कोई भी धरातल पर कोई सच्चाई नहीं है? देख, मुझे तो नहीं दिखती भैया, ऐसा कोई सच्चाई मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी अभी तक जो देखने को आया है, तो सिर्फ और सिर्फ आप नफ़रत, आप माइक पकड़ लिए, आप सिर्फ और सिर्फ नफ़रत की बात करते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। मोदी जी के भाषण में देखो, यदि आप, चलिए ठीक है, आप मोदी जी के सपोर्टर हैं। नहीं, तो हम सपोर्टर नहीं है मोदी जी के, हम तो आपकी आवाज़ को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं बस। नहीं, अच्छी बात है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। यदि आप सपोर्टर हैं, 2 मिनट देखिए। हाँ। और उनका सपोर्टर है तो आपको उसका हर भाषण अच्छा लगेगा। हाँ। यदि आप निष्पक्ष हैं तो आप उनके भाषणों को कटाक्ष करेंगे। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि आप किसी सार्वजनिक मंच से आप उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि आपके अंदर डर है, आपको डर है। आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, तो आप उसके विरोध में बात नहीं कर सकेंगे, आप उसके विरोध में काम नहीं कर सकेंगे। आपको डर
सरकार से है, मोदी जी से है, उनके चाहने वालों से है, आप खुल के उसका विरोध नहीं कर सकते। तो क्या काहे का ये संविधान है या काहे का ये एक निष्पक्षता है, क्या बोलें इसको? मैं तो आपकी इस बात से थोड़े हद तक सहमत होना चाहूँगा, लेकिन नहीं भी होना चाहूँगा, क्योंकि विरोध की बात है तो काफ़ी लोग हैं जो उनके बारे में उनका विरोध भी करते हैं। आप भी उनके विरोध में बात कर रहे हैं खुले होकर के, ये यूट्यूब पे भी आएगा और आगे जाएगा। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं तो आम विरोध नहीं नागरिक कर हूँ, सकते। आम नागरिक हूँ, या चलिए ठीक है, मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, नेता हूँ। आम नागरिक की आवाज़ दबा दी जाती है, दिखाई नहीं जाती। ठीक है, आम नागरिक अगर कोई विरोध करता है तो उसको दबा दिया जाता है। और रही बात पत्रकारों की, जो पत्रकार एक बार विरोध करेगा, 2 बार विरोध करेगा, तीसरे बार उसको जेल जाना पड़ेगा, या वो मार्केट में से दिखेगा नहीं, या तो उसके घर में ईडी छापा, या उसको घर में परेशान करेंगे। मतलब अभी का जो माहौल है ना भैया, ये माहौल बहुत ही खतरनाक है। और आने वाले दिनों में जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, 100% बोल रहा हूँ, कई लोग जेल के अंदर होंगे, कई लोग। बदले की भावना नहीं है, बदले की जो कर्म किए हो कहाँ जाएगा? आप जो कर्म किए, चलो ठीक है, अभी तो पत्रकारों को, मीडिया वाले को आप रोक देते हो, आप जो कर्म किए हो कहाँ जाएगा? वो तो रिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल भाई। देखिए, आप केजरीवाल, चलिए ठीक है, मैं किसी पार्टी से नहीं बोलूँगा, आप मुख्यमंत्री देख लीजिए, कितने मुख्यमंत्री हैं? मेरे को थोड़ा जानकारी कम है अभी, ये बताइए बीजेपी के कितने मुख्यमंत्री हैं? बीजेपी के 10-11 होंगे, समथिंग। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं है। अब इतने सारे राज्यों में आप सिर्फ टारगेट लेके कर रहे हैं। आपको सिर्फ भ्रष्टाचारी कौन दिखे? भ्रष्टाचारी दिखे अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचारी दिख रही है ममता बनर्जी, भ्रष्टाचारी दिख रहा है आपको, जो अदर माने बीजेपी से जो नहीं है वो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री। क्या बीजेपी में इतने ईमानदार हैं कि 100% उन लोग ईमानदार होंगे? आप मानते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। 100% तो ईमानदार तो होना आपको मतलब सिर्फ जेल में डालना टारगेट चुनाव के टाइम में आप अरविंद केजरीवाल दिखा, बाकियों के ऊपर का हेमंत विश्वकर्मा जो है उनके मुख्यमंत्री, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, तो कार्रवाई क्यों नहीं की, जेल क्यों नहीं डाले? सिद्ध नहीं कर पाए। तो आपके सरकार में जो आपके सपोर्टर हैं या आपके साथ हैं, उनका नहीं दिखता आपको भ्रष्टाचार। तो आपके हिसाब से सरकार जो है बदले की राजनीति के तहत जो विपक्षी नेता हैं उनको जेल में डालने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सरकार, देश की जो न्यायपालिका है, वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि कौन अपराधी है और किसको जेल में जाना है, किसको नहीं जाना है। तो अरविंद केजरीवाल जी जो जेल जा रहे हैं, देश की न्यायपालिका में उनका ट्रायल चल रहा है और उस ट्रायल के बाद उनको जेल भेजा गया। तो आपको लगता है कि देश की न्यायपालिका को भी सरकार ने कब्जा कर रखा है, या फिर उसके बारे में आप क्या? मैं तो आपको बता दिया, 4 स्तंभ में से एक स्तंभ आपके पत्रकार के बारे में बता दिया। सब तो डरे हुए हैं, सब तो कहाँ कोई कुछ बोल पा रहा है। मैं आपको बता दिया, अपना आज विरोध करना चालू करेंगे तो पक्का आपको 1-1.5 महीने के बाद आप मार्केट में दिखना बंद कर देंगे, नहीं मिलेंगे आप विरोध नहीं कर सकते उसका। तो डरा धमका के रखें सबको। पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जुडिशरी सिस्टम जो देश का है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, बताया ना आपको, सब डरे हुए हैं। जुडिशरी सिस्टम भी डरा हुआ है, जजेस भी डरे हुए हैं। ऐसा स्पष्ट नहीं बोल सकता, लेकिन सरकार के खिलाफ आज कुछ भी निर्णय जो है वो खुल के उनके सामने में नहीं कर पाए। नहीं, पर अगर साबित नहीं होगा तो वो जेल कैसे जाएंगे? जुडिशरी सिस्टम मुझे लगता है कि अभी भी निष्पक्ष है। मुझे नहीं दिखता। चलिए ठीक है, आपका अपना व्यू हो सकता है इस मामले में। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका। ठीक, राज भाई, थैंक यू। धन्यवाद। तो ये थे राहुल शर्मा जी, जिन्होंने अपना निष्पक्ष और बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा किया। आप देख सकते हैं कि जनता के काफ़ी ज़्यादा मुद्दे हैं, सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी नाम नहीं है, और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिनको देख करके जनता इस चुनाव में वोट कर रही है। और देश में काफ़ी सारी समस्याएं हैं। एजुकेशन की समस्या, इससे पहले हमारे एक साथी ने जो आपको बताया था, एजुकेशन की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, और काफ़ी ज़्यादा मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो तूल पकड़ रहा है इस समय पर। काफ़ी सारे मुद्दे हैं, काफ़ी सारे मुद्दों को देख करके जनता ने वोट किया है, और 4 जून को परिणाम आने वाले हैं। उसमें साफ हो जाएगा कि किन मुद्दों ने, कौन से मुद्दे रहे जो छाए रहे पूरे चुनाव में, और किन्होंने अपना जो प्रभाव है
वो जनता पर छोड़ा और जिसका परिणाम आप देखेंगे कि सरकार एक नई सरकार हो सकता है आपको बनती हुई नज़र आए, हो सकता है वही सरकार रिपीट करते हुई बहुमत के साथ नज़र आए। 400 पार का दावा जो है कर रही है मोदी सरकार, वो हो सकता है आपको पार होता हुआ नज़र आए, या फिर इंडिया गठबंधन जो कि लगातार दावे कर रही है कि मोदी सरकार कमज़ोर पड़ रही है और इस चुनाव में उनको बाहर कर देंगे, हो सकता है वो आपको सरकार बनाती हुई नज़र आए। परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, आपकी और हमारी आवाज़ मैटर करती है। इसी के साथ जय हिंद।